हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो ये जो टॉपिक है हम पहले देख लेते हैं कि आईआर में आया है क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो कि वीट के अच्छे जो एक्सपोर्टर हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है। सनफ्लावर है, उसकी वजह से भी उसका भी काफ़ी लगभग 80% के आसपास उसका वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे सप्लाई चेन में कुछ कमियां आ रही हैं। आपको पता है यूक्रेन और आपका रशिया का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि ये आपके 30% वीट है, 20% मेज़ है, 80% सनफ्लावर है। सनफ्लावर की जो सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो इस वजह से जो एक्सपोर्ट है, जो आपकी फूड सप्लाई है, ग्लोबल फूड सप्लाई है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ है हमारी, ये हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे ये जो मैप दे रखा है आपको, ब्लैक सी में आपको दिया हुआ है कि ब्लैक सी में किस तरह से जो 3 पोर्ट है आपके यूक्रेन की, ओडेसा है और आपका क्रोनोमोर्स्क है, जो यूजनी है, ऐसे 3 पोर्ट है। तो ब्लैक सी से आपका ग्रेन डील होता है, वो उसमें डिसरप्शन हो जाती है। इस वजह से फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस बने हुए हैं। हमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। तो ये आपके GS2 का आपका IR है, उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ में हम यदि देखें तो ये जो चीज़ है अपने काम आ सकती है सोशल इश्यूज़ में। और सोशल इश्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे देखते हैं कि सोशल इश्यूज़ में देखिए हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने पहले देख रखे हैं कि सोसाइटी के तो टॉपिक्स अलग है, सोशल इश्यूज़ के टॉपिक आपको अभी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सोशल इश्यूज़ के टॉपिक्स है, जैसे वेलफेयर स्कीम वल्नरेबल सेक्शंस के लिए है, हेल्थ वाला जो टॉपिक्स होते हैं, एजुकेशन है, हंगर है, पॉवर्टी है। पॉवर्टी से रिलेटेड, पॉवर्टी और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज चैलेंजेस हैं वो डिस्कस करने होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है मेंस में। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स की परफॉर्मेंस मैकेनिज्म या लॉ इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी चलता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो बॉडीज़ हैं, उनसे रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनता है तो वो अपने सोशल इश्यूज़ में आते हैं। अब आप देखिए ये टॉपिक ऐसा हुआ कि आपका IR में भी आ गया, तो जियो पॉलिटिक्स ऑफ आपका फूड सिक्योरिटी हो गया, और इधर उसी GS2 में अपना आता है सोशल इश्यूज, जहाँ पे आएगा आपका हंगर या पॉवर्टी। ठीक है, अब पॉवर्टी तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब आज हम डिस्कस करेंगे हंगर को। तो हंगर में देखिए, एक तो देखेंगे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से, एक देखेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पहले तो ये देख लेते हैं हम कि लगभग आपको सीधा सीधा डेटा याद रखना, 3 डेटा याद रखने हैं। एक तो कि 10 में से एक आदमी आपका हंगर की वजह से सफ़र करता है वर्ल्ड वाइड, और 3 में से एक आदमी को टाइम से खाना नहीं मिल पाता है, मतलब रेगुलर जो एक्सेस टू एडिकेट फूड है ना, वो नहीं मिल पाता है। तो ये आपको पता चल गया, 10 में से एक आदमी तो हंगर में ही जी रहा है, सफ़र कर रहा है। जबकि 3 में से एक आदमी, जो एक पर्सन जो है वो आपका, उसको एडिकेट फूड जो है नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें। और दूसरा याद रखना है कि हर 2 में से एक कंट्री, मतलब आधी देश जो है, आधी कंट्रीज जो है, उनके पास में अभी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, किसके? फूड प्राइसेस के बढ़ने के। तो फूड प्राइसेस जैसे बढ़ती है वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपका फूड प्राइसेस बढ़ जाती हैं। दोनों आप इंटरलेट करके देख सकते हैं कि फूड प्राइस बढ़ने से वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इंडिया में भी यही हाल था। अभी MPI का जो मैंडेट था 6% तक उसको कर्व करना था, लेकिन उससे ऊपर जा रही थी अपनी इन्फ्लेशन जो है। तो ऐसी चीज़ें अदर कंट्रीज़ में होती है, लगभग दुनिया के आधे जो देश है ना वो इससे इम्पेक्टेड है। इसके साथ में ये देखते हैं हम, अगला है आपका कि लगभग 14 करोड़, 15 करोड़ लगा लो, लगभग 15 करोड़ जो बच्चे हैं अंडर एज 5, वो सफ़र करते हैं स्टंटिंग से। अब आपको 3 चीज़ें पता है, 3 चीज़ें कौन कौन सी आपको याद आ रही होगी, माल न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं आपकी, अंडरवेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग। ठीक है, तो स्टंटिंग क्या होता है? आपका एज के हिसाब से हाइट का कम होना, तो उससे सफ़र करते हैं 15 करोड़ बच्चे अंडर 5। ठीक है, ये 2020 का डेटा है पूरा, तो 2020 आप एक एवरेज एज रख लें जिस टाइम पे कोविड ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था ग्लोबल चेन पे, आपकी फूड की पे। इसके साथ में देखिए हमारा एक टारगेट था कि हम 2030 तक, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 2030 आपका एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए हर किसी जो आपका सेगमेंट है इकोनॉमी का, उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि तब तक SDGs को अचीव करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 50% हमें स्टंटिंग को कम करना था बच्चों की। ठीक है, और उसका एनुअल हमने एक डिक्लाइन रेट भी सेट कर रखा था ग्लोबल लेवल पे, लेकिन वो बहुत कम है, 2.1 है, जो उसको बढ़ाना है। तो ये तो आप याद मत रखिए, लेकिन ये रखिए कि स्टंटिंग को 50% तक घटाना था 2030 तक। 15 करोड़ बच्चे स्टंटिंग से परेशान हैं। आधी कंट्रीज़ हैं जिनको अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं फूड प्राइसेस के बढ़ने से। 3 में से एक आदमी को एडिकेट फूड की कमी होती है। 10 में से एक आदमी जो होता है, एक पर्सन जो होता है, उसको हंगर से सफ़र करना पड़ता है। इसके साथ में फूड शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करती है वर्ल्ड के पुअरेस्ट पीपल को।
ठीक है, और इसमें आपकी वॉर है, कन्फ्लिक्ट है, डिजास्टर है, और आपका क्लाइमेट चेंज है। 3 चैलेंजेस आप याद रखेंगे। कौन कौन से, फिर से याद कीजिए। आपका कन्फ्लिक्ट है कंट्रीज़ के बीच में, फिर आपका क्लाइमेट चेंज है, फिर आपका डिजास्टर है, और लास्ट में आपका आएगा डिजीज़। तो डिजास्टर, डिजीज़ में उसको कंक्लूड कर लें, वो है आपका कोविड-19 पैंडेमिक जो था वो। इसी वजह से आपकी इनइक्वलिटीज़ बढ़ती हैं। तो जो बढ़ती हुई इनइक्वलिटीज़ है, इसको भी एक पॉइंट के फॉर्म में बना लें, या इनका एक रिजल्टेंट आप बना लें कि वो एक इनइक्वलिटीज़ बनेंगी। आगे देखिए, ये है अपना। अब देखिए, ग्लोबल चेन जो है ना सप्लाई की, वो हम डिस्कस करेंगे। वो मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, जहाँ हम बाद में आईआर की भी बात करेंगे। इससे पहले ये थोड़ा सा देख लें कि हंगर होता क्या है। हंगर आपको पता है, हम हंगर को कहीं सोशल इश्यूज में फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमें बेसिक मालूम होना चाहिए कमी क्यों होती है। क्योंकि देखिए, हमारे पास में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, पॉवर्टी ज़्यादा है। अब देखिए, पॉवर्टी का इम्पैक्ट पड़ता है हंगर पे, हंगर का पड़ता है पॉवर्टी पे। तो पॉवर्टी है, रेनफेड नेचर एग्रीकल्चर की है, आपका जो वेस्टेज है फूड का वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए शॉर्टेज भी हमारे पास में। और फिफ्थ पॉइंट आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और अब जब टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, द मेन फीचर विल बी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और उसकी फीचर्स की हम डिस्कस वहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, इसके साथ में आपका सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। तो डिसरप्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन डिसरप्शन की हम बात करेंगे। वो एक आपका आईआर के टॉपिक का इंडिविजुअल पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये होलिस्टिक चीज़ आपको बेसिकली मालूम होनी चाहिए। तो 6 पॉइंट हो गया आपका पुअर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। तो ये अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से और अपने आंसर, मेंस के आंसर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्यों है न्यूट्रिशियस फूड की कमी क्यों है। आप देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, पर्टिकुलर आपकी क्रॉप्स थी, जैसे वीट था, राइस था, उनका आपका प्रोडक्शन हुआ, बट जो आपके कोर्स ग्रेन जो होते हैं उनका प्रोडक्शन घट गया। तो इससे उसको कहते हैं कि एग्रीकल्चर हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ इट्स पास्ट सक्सेस। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस तो था, फूड ग्रेन की सफिशिएंसी तो आई, बट इससे आपका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लेवल जो है एग्रीकल्चर का, वो घट गया है। एमएसपी स्कीम जैसी हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट क्रिएट हुआ है, तो फॉल्टी एमएसपी स्कीम्स है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड डाइट की कमी है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, पर्टिकुलर जैसे राइस या वीट ही नॉर्मली खाने को मिलता है। एडल्ट्रेशन ज़्यादा है। एडल्ट्रेशन के लिए आपको पता है कि राजस्थान जैसे गवर्नमेंट ने शुद्ध के लिए युद्ध नाम से कुछ ऐसी स्कीम्स बना रखी हैं, जहाँ पे एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जाता है, और कुछ जो फूड को क्या बोलते हैं, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले जो पर्सन होते हैं उसको ट्रैक करते हैं। अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड अवेयरनेस की कमी है। पीएचसी जो है आपका, आप जानते हैं पीएचसी क्या है, प्राइमरी हेल्थ, आपका जो केयर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। और मिस रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट का, मिस लीडिंग आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ में न्यूट्रिशन काफ़ी है, पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी न्यूट्रिशियस है, ऐसी तरह से होता है। तो डाइट जो है उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस चलते हैं। तो ये आपको ये भी याद रखना कि एमओयू की जरूरत है, और होते रहते हैं एफएसएसआई और एडवर्टीजमेंट जो काउंसिल और उसके बीच में। अभी देखिए, न्यूट्रिशन जो है ना, उसकी हमारी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करने की कमी है। कमी क्यों है, क्योंकि हमारे पास में एक इनिशिएटिव चला था वॉस, जिसका नाम था वाटर सैनिटेशन एंड आपका है हाइजीन। तो ये तीनों ही चीज़ों की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को, पहली बात तो हमारे जो फूड है, फूड सब्सटेंसेज हैं, उसमें पहले न्यूट्रिशन कमी है। यदि कमी नहीं है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है भी, तो वहाँ पे हमारे जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो है बॉडी की, वो कम है। और वो किस वजह से, क्योंकि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है, हाइजीन सैनिटेशन की इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उस वजह से ये ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये नोट्स थे, तो मैंने कहा कि ये टॉपिक छोटा है तो इसको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, तो ये इजी रहेगा याद करने के लिए। गवर्नमेंट ने एफर्ट डाले हैं काफ़ी चीज़ों को हंगर से लोगों को निकालने के लिए, हंगर कम करने के लिए। तो आप ये हंगर की डेफिनेशन आपको पता है, एक एफएओ की मैं भी बताऊंगा अभी। फूड सिक्योरिटी के लिए इनसिक्योरिटी की एक डेफिनेशन होगी, ये हंगर की है कि ये डिस्ट्रेस, एक आपकी सिचुएशन होती है एक तरीके से, जिसमें आपको फूड की कमी हो जाती है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, पहला आपका आता है अंडर नरिशमेंट। ठीक है, जिसको एफएओ ने डिफाइन किया है कि कंजम्पशन जो है फूड का, जो काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए, सफिशिएंट मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए आपकी एनर्जी के लिए, वो उसकी जब कमी पड़ती है तो उसको बोलते हैं अंडर नरिशमेंट। ठीक है, और इसकी आपकी प्रोडक्टिव लाइफ जो होती है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ आपकी जो हंगर में देखते हैं, उसमें जो सेकंड मैनिफेस्टेशन है आपका हंगर का, वो है आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपके पास में एबिलिटी ही नहीं है परफॉर्म करने की, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो समझी जाती है उनको करने की, तो उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और इसकी अलग से 3 मैनिफेस्टेशन है। कौन कौन सा, एक तो अंडरवेट है, जो आप जानते हैं कि एज के हिसाब से वेट कम होता है। स्टंटिंग है, मतलब एज के हिसाब से हाइट कम होती है। ठीक है, और आपका है वेस्टिंग,
वेस्टिंग होता है आपका हाइट के हिसाब से वेट का कम होना। तो ग्लोबली आप ये डेटा याद रख लें कि लगभग 38%, अभी NHFS आपका 5 आया था, उसके डेटा है, आप उनको वहाँ से नोट कर लें, मैंने वहीं से किया है, ये पुराना डेटा है, ठीक है। और जो रिसेंट चेंज हुए NFS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसको वहाँ एक बार अपडेट कर लें आप, तो वहाँ से वो ठीक रहेगा। तो लगभग आपका देखिए 38% ग्लोबली आपके जो बच्चे हैं अंडर 5 वो स्टंटिंग के शिकार हैं, और 15% आपके ग्लोबल वेस्टिंग के शिकार। अभी हमने देखा कि लगभग 15 करोड़ जो बच्चे हैं अंडर 5 वो आपके स्टंटिंग के शिकार हैं, तो 15 करोड़ आपका ये 15% ग्लोबल वेस्टिंग के आपके शिकार हुए अंडर 5 बच्चे टोटल में से, ठीक है। इसके साथ में थर्ड आपका वेस्टिंग है, ये उसका सेगमेंट जो है थर्ड का, माल न्यूट्रिशन के बाद में वेस्टिंग। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी ये पुराना आपका इंडेक्स का रेटिंग है इंडिया का 118 में से, इसको एक बार अपडेट करना पड़ेगा। और लेकिन याद रखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आपका पब्लिश कौन करता है, तो आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो GHI को पब्लिश करता है। अब यदि बात करें कि GHI में क्या क्या डायमेंशन होती हैं, तो वही चीज़ हुई जो अपन माल न्यूट्रिशन में बात करी कि चाइल्ड स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, अंडर नरिशमेंट है और मोर्टेलिटी है, इन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। बस एक चीज़ को छोड़ देते हैं यहाँ पे, कौन सा, अंडर वेट को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अंडर वेट को वेट आपका कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आपकी जो हाइट है और एज, हाइट के हिसाब से वेट है वो कंट्रोल नहीं होता, बाकी जो एज के हिसाब से जो वेट है वो रेगुलेट हो जाता है, जैसे ओबेसिटी है, अंडर वेट है, ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। इस वजह से मोर्टेलिटी को, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर नरिशमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब याद रखिए अंडर नरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन में क्या क्या डिफरेंस है, अभी आपको डेफिनेशन बताई है मैंने। और देखिए इसमें आगे थोड़ा सा और पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि टॉपिक हम चाहते हैं कि इसमें होलिस्टिक ये कवर हो जाए, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे सोशल इश्यूज हमारे 6 से 7 वीडियोस में हो जाएंगे और आपका करंट भी डिस्कस हो जाएगा। MDG टारगेट थे हमारे 1990 में सेट किए गए थे, 2015 तक हमें रिड्यूस करना था, हंगर को आधा करना था, ठीक है। अभी तक हम नहीं कर पाए, अब हमने SDG जो लगाया उसमें हम 2030 तक चाहते हैं कि हमारा जो आपकी स्टंटिंग है वो 50% तक कम हो जाए, ठीक है। अभी भी हमने 50% का ही टारगेट रखा है, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन अचीवमेंट ऑफ SDG 2। और जो SDG 2 क्या है आपका, वो है आपका जीरो हंगर, और उसके टारगेट्स काफ़ी है, तो टारगेट्स को भी देखेंगे कि हंगर को एंड करना है, अचीव करना है फूड सिक्योरिटी को, इंप्रूव करना है न्यूट्रिशन को, और उसके साथ में आपको प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। यदि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी तो उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी मात्रा में होगा उस क्रॉप में, उससे आपकी फूड सिक्योरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी होने से आपका कह सकते हैं कि एंड हंगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक कम्युनिटी इफेक्ट होगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या तो ऐसे कह लो कि हंगर के लिए आपको फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, फूड सिक्योरिटी मेंटेन की जरूरत है अचीव करने की, उसके लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, न्यूट्रिशन आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से होगा, तो एक कम्युनिटी इफेक्ट यहाँ से बन जाएगा। टारगेट्स इसके देखिए क्या है, 2030 तक हमें करना है, एंड करना है सभी तरह का जो माल न्यूट्रिशन है ना, माल न्यूट्रिशन आपको 3 बताया, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर वेट, ठीक है। तो ये आपका माल न्यूट्रिशन है, इसको आपको कम करना है 2030 तक पूरी तरह से, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एडोलसेंट, आपकी जो गर्ल्स होती है, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर होती हैं, प्रेग्नेंट आपकी जो वुमन होती है, लैक्टेटिंग वुमन होती हैं, आपके ओल्डर जो पर्सन होते हैं, उन सब के लिए इस तरह के माल न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, मतलब एंड होना चाहिए। इस साथ में एग्रीकल्चर इनकम को डबल करना है 2030 तक, तो ये टारगेट भी आप याद रखिए। इंडिया ने भी टारगेट लगाया था 2024 तक का कि फार्मर्स की इनकम को करना था डबल, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम को करना है डबल, तो लगभग सिमिलर सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको अचीव कैसे कर सकते हैं टारगेट को, तो टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पता है सबसे पहला सोर्स जो है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है, तो रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके साथ में तो इसको टैकल करने के जो तरीके हैं अपने, मुझे बीच में वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि अभी डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए गाड़ी आ गई, तो उसका स्वच्छ भारत वाला गाना चल गया, तो आप डिस्टर्ब हो जाते, ठीक है। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं कि अचीव करने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना है। अब देखिए टारगेट को अचीव करना है ना, तो आपको पहले इश्यूज़ पता होना चाहिए। इश्यूज़ मैंने आपको बताए क्या है, आपका इश्यूज़ आपका कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट के साथ में आपका क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर है और पैंडेमिक है, ठीक है। अब आपका इसके साथ में आपकी इनइक्वलिटीज़ है। क्लाइमेट चेंज है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट रेजिलियंट आपकी जो क्रॉप्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और डिजास्टर से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करनी पड़ेंगी, ताकि आपकी डिपेंडेंसी जो है, जो कंट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं उन पे से आपकी घट जाए, ठीक है। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही
बढ़ जाए। तो ऐसे आपको ये चीज़ें करनी है, अडॉप्ट करना पड़ेगा मेजर्स टू इंश्योर प्रॉपर एक्सेस टू मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपके प्रोग्राम चलते हैं, ई नाम जो है आपका, इस तरह से प्रोग्राम चलते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा और रह गया, ठीक है, ये चीज़ आप सुनते रहें, आपको आप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में कुछ आपकी स्कीम्स भी चलती हैं, जैसे कि आपका गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है आपका, वो चलता है। इसके साथ में आपका मिड डे मील है, वो चल रही है स्कूल्स के लिए, वॉश स्कीम चल रही है आपका, पीडीएस आपका सिस्टम चलता ही है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फूड ग्रेन का है आपका, फूड सिक्योरिटी के फील्ड में एक तरीके से। और इसके साथ में गवर्नमेंट के अफेक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप चल रहा है, सप्लाई चेन के लिए आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2018 वर्किंग में है ही अभी। स्टोरेज को बढ़ाने के लिए एक शांता कुमार कमेटी जो थी 2013 की, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई एफसीआई का रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए एफसीआई की। और एफसीआई आप जानते हैं 1965 का 1964 का जो एक्ट था उससे बना था 1965 में, और फिर मैंने आपको बताया था 1967 में प्रोक्योरमेंट हुआ एमएसपी पे एफसीआई के द्वारा फूड ग्रेन्स का। तो ये आपने पहले ये चीज़ देखी हुई है। अब देखिए एक हिडन हंगर एक चीज़ होती है, हिडन हंगर का मतलब आपके पास में विटामिन मिनरल्स, एक सेकेंड फिर बंद करना पड़ेगा मुझे, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिडन हंगर क्या होता है? हिडन हंगर आपको यदि फूड तो आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें विटामिन है, मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी यदि कमी पड़ जाती है तो उसको बोलते हैं हिडन हंगर, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका डिस्ट्रेस होता है, जब आपको जो फूड है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, इसेंशियल विटामिन हैं, इसेंशियल मिनरल्स हैं, उनकी कमी है। तो जैसे आपका है एक होता है जैसे आयरन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी से आपका एनीमिया रोग होता है। और आपका फिर एक चीज़ होती है आयोडीन, जो अपने साल्ट में आती है, ठीक है। तो साल्ट में आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपका जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है ना वो नहीं बढ़ पाती उसकी कमी से, ठीक है। तो आपका आयोडीन की कमी से भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो ये ऐसे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ जो है, तो वो आपकी बाधित हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हिडन हंगर, ठीक है। और आपकी इसको कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन, माल नरिशमेंट जो है, ऐसी कंडीशन इससे क्रिएट होती है, और इसका मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत होती है, तो आपका वो है कि जो डाइट है ना उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अभी आप देखिए डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि मिड डे मील में आपको, स्कूल्स की जो मिड डे मील है बच्चों की, उसमें आपको कोर्स ग्रेन जो है उसका भी फूड खाने को मिलेगा। तो और आपको ये भी मालूम होगा 2023 जो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, ठीक है। तो अब अभी यूएन ने डिक्लेयर किया था उसको, तो उससे क्या होगा, आपका जो डाइट है ना उसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। एडल्ट्रेशन है फूड का, उसको कम करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। आपको स्कीम बताया मैंने, शुद्ध के लिए युद्ध जैसा चल रहा है, और काफ़ी सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चलती हैं। फोर्टिफिकेशन की भी जरूरत है फूड की, और बायो फोर्टिफिकेशन की भी जरूरत है। बायो फोर्टिफिकेशन होता है आपका क्या, बायो फोर्टिफिकेशन है आपकी एट द लेवल ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, उसमें आपका बायो या आप कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उनको यूज़ किया जाता था, तो वो तो है बायो फोर्टिफिकेशन। एक होता है फोर्टिफिकेशन, जैसे आपने एक गोल्डन राइस देखा होगा, तो खाने को जब मिलेगा ना प्लेट में, प्लेट के टाइम पे मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे जब आपको खाने के लिए कोई न्यूट्रिशियस चीज़ चाहिए, तो उस टाइम पे मतलब एग्रीकल्चर के टाइम, प्रोडक्शन के टाइम पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के टाइम पे उसमें कोई चीज़ें नहीं ऐड की गई, लेकिन जब प्रोडक्शन होने के बाद में उसमें कोई कोटिंग की गई उस मिनरल्स की, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, जैसे गोल्डन राइस है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, हंगर प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट की उसको अचीव करने में, उनके जो मैंडेट है उसको अचीव करने में, ठीक है आपका। और इसमें लास्ट बचा, लास्ट है इसमें, देखिए वो एग्जांपल मिल भी जाएगा शायद, ये देखिए फोर्टिफिकेशन आपको पता चलेगा लेवल ऑफ कंज्यूमिंग द फूड। आंध्र प्रदेश ने गवर्नमेंट ने भी स्कीम लागू की थी, उसका नाम है बाल अमृतम नाम से है, रेडीमेड आपको प्रिपेयर्ड आपको चीज़ मिलेगी। एक होता है थेरेपेटिक फूड। थेरेपेटिक फूड क्या होता है आपका, कि जो आपका कंज्यूम कर रेडी टू कंज्यूम फूड जो होते हैं, जिनको पहले से ही उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, नेसेसरी जो है उनको पहले से उसमें मिक्स कर दिया गया है, उसको बोलते हैं थेरेपेटिक फूड। और ये इनिशिएटिव है आपका, जैसे कि कुछ इनिशिएटिव्स हैं इसके लिए, SUN जिसको बोलते हैं स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन है, ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, और पोषण 2.0 है जिसमें लैक्टेटिंग मदर है, आपकी प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, उनको लैक्टेटिंग वुमन है, इन सब के लिए न्यूट्रिशन का लेवल मेंटेन करने के लिए इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए गए हैं।
ठीक है। और एक एक चीज़ और, एक फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है एजुकेशन के लिए, राइट टू एजुकेशन वाला। उसमें आपको फिर मिड डे मील भी आपको वहाँ पे फूड सिक्योरिटी के लिए एक प्रोग्राम दिखता है। ठीक है। तो एक आईसीडीएस है, पोषण 2.0 है, उसके बाद में आपका अंडर 5 जो बच्चे हैं उनके लिए मिड डे मील है। ऐसी काफ़ी स्कीम है जो आपकी जो वल्नरेबल सेक्शंस है ना सोसाइटी के, उनको काफ़ी हेल्प करती है फूड सिक्योरिटी बनाए रखने में। एग्रीकल्चर को बनाए रखने लिंक करने की ज़रूरत है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है सोसाइटी की, उससे कि सोसाइटी को जो ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं हम एरियल प्लानिंग, एरिया प्लानिंग, न्यूट्रिशन के लिए एरिया प्लानिंग जो टर्म होती है ना, वो ज़रूरत पड़ेगी एग्रीकल्चर को बनाए रखने के लिए, लिंक करने के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से। साथ में सोशल आपकी जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है और उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। इसलिए हमें एक लाइन याद रखिएगा, टर्म याद रखिएगा, बहुत जगह यूज कर सकते हैं कि वुमन हमें ही ज़रूरत है वुमन को बनाने की एज ए एजेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज जो फूड आपको कह सकते हैं कि प्रोसेस करने का काम है, फूड प्रोड्यूस करने का काम है घर के लिए, डाइट प्रोड्यूस, फूड नहीं एक्चुअली डाइट कह सकते हैं, डाइट पकाने का काम है, डाइट बनाने का जो काम है वो वुमन का है। तो हम कह सकते हैं कि वुमन नीड्स टू मेड द एजेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ताकि वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है फूड सिक्योरिटी से, आपका जो हेल्थ है उससे रिलेटेड चीज़ों को अचीव किया जा सके। ग्रास रूट लेवल पे आपके जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी देखिए गांव में आपने देखा होगा आशा सहयोगी जो होते हैं और एएनएम जो होती हैं, ऑक्सीजन नर्स मिडवाइफ होती हैं, तो वो काफ़ी काम करती हैं इस फील्ड में न्यूट्रिशन अवेयरनेस को फैलाने में। ठीक है। तो इसलिए ग्रास रूट लेवल पे आपकी गवर्नेंस को बढ़ाने की, पीआरआई इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्योंकि वो वहाँ पे जो पॉलिसीज़ है, आपकी जो एसडीजी है जी, आपका 2 जो है, और सारे आपके आईएमआर को कम करने का है, एमएमआर को कम करने का जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको अचीव करने में हेल्प मिल सकती है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ हंगर का। ठीक है। तो हंगर तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग। बाकी हमने देखा 10 में से एक आदमी तो हंगर से आपका स्ट्राइक कर ही रहा है, 3 में से एक आदमी को एडिकेट फूड नहीं मिल रहा है। आधी कंट्रीज जो है वो आपकी प्राइस जो राइज होते हैं उनसे उनको काफ़ी चैलेंज देखने को मिलता है सोरिंग फूड प्राइस की वजह से। 15 करोड़ जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग के शिकार हैं। हमारा टारगेट है 2030 तक 50% स्टंटिंग को कम कर दें। और 4 इश्यूज हमने देखे, कन्फ्लिक्ट, 3 मेनली थे, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज और आपका डिजास्टर में आप कह सकते हैं आपका इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो सकता है आपका, या फिर हेल्थ डिजास्टर हो सकता है जैसे कोविड-19, और इसकी वजह से आपका रिजल्ट आता है इनइक्वलिटीज़। तो इनइक्वलिटीज़ को कॉज भी रख सकते हैं और रिजल्ट भी रख सकते हैं। ठीक है। अब हम 10 मिनट लेंगे, चलो 8 मिनट लेंगे, और हमारा जो टॉपिक है ना मेन, उसको डिस्कस करेंगे। और हमारा टॉपिक है आपका जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ हमने देख लिया कि क्या क्या चलता है। अब इससे क्या होगा, जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी मतलब फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जियो पॉलिटिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो ऐसा क्या आता है, क्योंकि देखिए फूड प्राइसेस एस्केलेट हो जाती है, हम ये हमने देखा फूड प्राइसेस बढ़ने से आधे कंट्रीज जो है परेशान है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाता है। मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर है उनको सेफ बनाने के लिए हमें कुछ डील करने की जरूरत होती है कंट्रीज से। यूक्रेन है, रशिया है, ये बड़े एक्सपोर्टर है, वीट, मेज़ कह लो, सनफ्लावर सीड कह लो, ऑयल सीड्स के लिए काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं। तो हमें जो मार्केट है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, धीमा करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उनको, और जो सप्लाई है ग्रेन की उनको एडिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये चीज़ तो होगी आपकी बेसिक हो गया, हमें पता चलना चाहिए फूड सिक्योरिटी के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो फूड सिक्योरिटी देखिए, FAO ने कहा है कि यूएन फूड सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। यूएन फूड सिक्योरिटी जो है जो सॉरी यूएन का जो FAO है उसने फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या कहा, एक्चुअली वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ना तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, खुद के थॉट से पढ़ते हैं तो ईजी होता है। ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती है व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस, मतलब देखिए खुद जाके ले सकते हैं, सोशली उनको वो चीज़ें मिल सकती है, और इकोनॉमिक एक्सेस भी है उनको, मतलब वो अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, ठीक है, इसके साथ में आपका अवेलेबल है। ये तीनों चीज़ आपको बताई थी मैंने, 4A, अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल और एडिक्वेट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस। तो एडिक्वेट की चीज़ इसमें आ जाएगी, सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट देयर डाइटरी नीड एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। तो एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए जो हमारी डाइटरी नीड है, फूड प्रेफरेंसेस है, जो कैसे होनी चाहिए, सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड की। ठीक, उनके लिए हमें होना चाहिए क्या, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस होना चाहिए, उससे बोलेंगे हम फूड सिक्योरिटी। ये FAO की डेफिनेशन है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए 4 प्रोग्राम चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कौन कौन से हैं, आपका फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको WFP बोलते हैं। अगला है आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD बोलते हैं।
एक FAO है जिसकी डेफिनेशन हमने देखा ही है फूड सिक्योरिटी के लिए, और वर्ल्ड बैंक है जो आपका रूरल डेवलपमेंट है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए भी काम करता है। एग्रीकल्चर में कुछ टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन उसके लिए मदद करता है। FAO जो है आपका वो प्रमोट करता है कि FAO का मेन काम है ग्लोबल हंगर से लड़ना, ठीक है। जबकि फूड प्रोग्राम जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP, इसका काम है मेनली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना। यदि लड़ाई चल रही है, कहीं पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिजास्टर है, इम्पैक्ट चल रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो ऐसी जगह पे ये हेल्प करता है। जबकि आपका IFAD जो है इंटरनेशनल फंड जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, तो एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है? रूरल एरिया में। तो रूरल पॉवर्टी को घटाने के लिए मेनली जो काम करता है ना, वो ये करता है। जबकि वर्ल्ड बैंक आपका एक होलिस्टिक काम करता है डेवलपमेंट की फील्ड में, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके साथ में SDG 2 ये वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। और हाँ, ये देखिए जो 2030 तक, अभी देखिए 2019 जो था ना, 2020 तक का डेटा करें ना, तो 2020 में 2020 को कर लो इसको, 2020 में 72 करोड़ लोग जो थे वो आपके अंडर नरिस्ड थे, ठीक है। तो ऐसा इस डेटा को याद रह जाए तो बढ़िया है। 72 करोड़ 2020 तक थे, जो बढ़ जाएगा 84 कर लो, 72 से 12 करोड़ और बढ़ जाएगा 2030 तक। तो ऐसा कुछ डेटा आया है FAO के हिसाब से, ये पता होना चाहिए। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन जो है वो, उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिकल फेलियर्स की वजह से, और इसलिए जो फूड है ना आजकल बन गया है आपका स्ट्रेटजिक नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी चीज़ जो स्ट्रेटजिकली कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या होता है जियो पॉलिटिक्स का फूड सिक्योरिटी पे। तो उससे पहले देख लें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, जिसने कहा था कि भाई जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है ना, वो तो कम से कम कर देनी चाहिए, घटा देनी चाहिए, यदि हम कोई चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ के लिए। फिर ग्लोबल अलायंस है फॉर फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। देखिए ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी है वो आपका G7 और आपका वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया था टेकल करने के लिए हंगर क्राइसिस को, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी मई 2022 में चला है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक ग्लोबल अलायंस है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, वो स्टार्ट किसने किया? FAO ने, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में फोकस कौन करेगा? FAO, क्योंकि उसे हंगर से लड़ना है। और जो आपका फूड सिक्योरिटी है, जो ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी है, ये किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि ये आपका लंबे प्रोविजन करेगा। और रिसेंटली किस वजह से हंगर क्राइसिस को कम करने के लिए? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। एक आपका ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है G20, ये G20 ने किया। G20 की मीटिंग अभी इंडिया में हो रही है, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो आप देखिए कौन कौन सी संस्था यहाँ पे आ गई। हमने WFP देखा, FAO देखा, IFAD देखा, आपका G7 प्लस वर्ल्ड बैंक देखा, इसके साथ में आपका G20 देखा। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो इनका थोड़ा नाम लिख दोगे ना, तो आपका आंसर जो है काफ़ी वेटफुल बन जाएगा, वेटेज उसका बढ़ जाएगा काफ़ी। और इसके साथ में ये देखिए, अब ये मेन चीज़ है इम्पैक्ट क्या होता है जियोपॉलिटिक्स का फूड सिक्योरिटी पे। ये जो पॉइंट है ना, ये आप अपने जियोपॉलिटिक्स के जो हम इंटरनेशनल रिलेशन के जो टॉपिक तैयार करें ना, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करें, उसमें काफ़ी काम आएगा। देखिए, और ये तो आपका इंट्रोडक्शन में काम आ ही जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये तो आप नोट ही कर लो कि रिटर्न ऑफ जियोपॉलिटिक्स जो रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है ना, उसमें जैसे कि आपका मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क है वो कमज़ोर हो गया है, यूनिलेटरलिस्ट टेंडेंसी देखने को मिल रही है, ग्रेट पावर कंपटीशन देखने को मिला है। इसने SDG 2 है, अब SDG 2 नहीं, कैसे भी SDG आपके, उनको ग्रेटेस्ट पेरिल में, मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में रख दिया है। और जियो पॉलिटिक्स जो है अभी मोर प्रोमिनेंट इम्पैक्ट बन गया है अक्रॉस ए रेंज ऑफ एरियाज, जो कि आपका डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी को, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एजुकेशन सिस्टम को। तो ऐसे ये चीज़ आपका जो है इंट्रोडक्शन में बेस्ट रहेगा। जियो पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर दो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क की कमजोरी को, यूनिलेटरल टेंडेंसी को और ग्रेट पावर कंपटीशन को, और लिख दो कि जो SDG 2 है ये आपका इवन ग्रेटर पैरल में है आपका, ठीक है। और इससे आपका प्रोमिनेंट इम्पैक्ट होगा। तो आपका 30 से 40 वर्ड हो जाएगा और आपका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया वर्ड है ये, आप यहाँ से नोट कर ले। फैक्टर्स क्या क्या देखो, कंपल्सन ऑफ ट्रेड, इसकी वजह से आपका स्ट्रेटेजिक नोट्स जो चौक पॉइंट है ना, वो फूड सिस्टम के वो आपके वल्नरेबल है पॉलिटिकल मोटिवेटेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। इकोनॉमिक यूनिलैटरलिज्म देखने को मिलता है, प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिलता है, ट्रेड वॉर देखने को मिलता है। और एक चीज़ थी आपकी 2007-8 का जो ग्लोबल फूड क्राइसिस था ना, वो हुआ था इस वजह से क्योंकि कंट्रीज ने खुद की डोमेस्टिक मार्केट को इंसुलेट करने की कोशिश करी इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी से। इस वजह से आपको ग्लोबल फूड क्राइसिस भी देखने को मिल गया। जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस जो होते हैं वो जो मार्केट में, यदि हम रिफॉर्म करेंगे ग्लोबल मार्केट में, फूड सिक्योरिटी के में, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के में, जिसके में भी हम रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे डिफिकल्ट बना देते हैं उन रिफॉर्म्स को जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस। जैसे देख लो अभी तक इस वजह से WTO का जो दोहा डेवलपमेंट राउंड था, जो ट्रेड टॉक्स थी, वो अभी तक फेल हो गई है, पहले ही फेल हो चुकी है।
आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, जो आर्म्ड आपकी कन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सेस है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके साथ में स्टारवेशन होता है लोकल पॉपुलेशन का। इसको कई कंट्रीज तो एज ए टैक्टिक ऑफ वॉर भी यूज़ करती है, जैसे नाइजीरिया है, सोमालिया है, आपकी ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मोस्टली अपनी मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे सीरिया है, यमन है। यहाँ पे यदि फूड सप्लाई नहीं मिल रही है ना कंट्री को, तो जो उसका राइवलरी कंट्री है वो उसको एज ए टैक्टिक ऑफ वॉर यूज़ करेगा, स्टारवेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन को, अपोनेंट कंट्री की को। इसके साथ में आर्म्ड जो कन्फ्लिक्ट है और आपके जो कनकमिटेंट सोशल अनरेस्ट है, इससे आपको जियोपॉलिटिकल रिpercussions भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब उसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाती है, और उससे आपके जो अदर चैलेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब अरब स्प्रिंग हुआ 2010-11 में, तो उससे काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिले। कनकमिटेंट सोशल अनरेस्ट और आर्म्ड जो कन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से आपका जियोपॉलिटिकल रिpercussion देखने को मिलते हैं। इसके साथ में आपका जो पीस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, उसको हेम्पर होना पड़ता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल राइवलरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलती है। जैसे यूएनएससी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कंट्रीज एक दूसरे को वीटो कर देती है यूएनएससी में, तो ये इससे आपका विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है फूड इनसिक्योरिटी का। आपका फूड इनसिक्योरिटी बहुत मेनली इसी से इम्पेक्ट होता है। इसके साथ में अपना देखिए, ये तो अपना जो ग्रीड है रिसोर्सेज के लिए वो बढ़ती जाती है, तो हमारी जो नीड है ना वो भी पूरी नहीं हो पाती उस टाइम पे, तो इसलिए उसके लिए कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज है, और दो तरह से ग्रीन ग्रैबिंग है और रिसोर्स ग्रैबिंग है। तो एक चीज़ तो ये है कि हम एक तो बायोफ्यूल बनाने के लिए, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज को हम एनर्जी फील्ड में कर रहे हैं, तो उससे हमारी फूड सिक्योरिटी का चैलेंज आपका क्रिएट हो जाता है। दूसरा आपका रिसोर्स ग्रैबिंग। रिसोर्स ग्रैबिंग मतलब कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कम उनके पास में रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी उसका इतना प्रोडक्शन कर रही हैं कि और कंट्रीज को उसी पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे चाइना के पास फास्फोरस है सिर्फ 5%, लेकिन वही उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज है ना, उनको सप्लाई सॉक्स जो है उनसे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एडवर्स जियोपॉलिटिकल इवेंट ऐसे देखने को मिलते हैं। इस साथ में क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही है, क्लाइमेट चेंज है, कन्फ्लिक्ट हमने देख लिया, डिजास्टर हमने देख लिया, पेंडेमिक हमने देख लिया, लास्ट बचा क्लाइमेट चेंज। फूड इनसिक्योरिटी करेंटली आपकी कंसंट्रेटेड है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज तो चलो मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडीज है, आपको डायरेक्ट बेनिफिट सीधा उनको दे दिया जाता है। लेकिन हमें जो जैसी अपनी जैसी जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग, उनको चैलेंज मिलता है फूड इनसिक्योरिटी में। और मेनली कौन सी, जो लो लेटीट्यूड में आती हैं, वो है मोर वनरेबल है आपकी क्लाइमेट चेंज के लिए। और क्लाइमेट चेंज एक्सेजरबेट करता है यार आपका इनइक्वलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है इंटरनेशनल स्केल पे। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। वे फॉरवर्ड आपका यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इनको नोट कर लें, मैंने तो इसको नोट भी किया है, लास्ट में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर पॉइंट है ना वो अच्छे हैं। पॉइंट हमें मालूम है, लेकिन उसकी जो वर्ड है वोकैब हो वो यहाँ से बेहतर है। कि हमारे जो जियो पॉलिटिक्स से जो फूड के फॉरम है, अब फूड फॉरम हो, किसी की चीज़ की फॉरम हो, इंटरनेशनल जो फॉर्म है ना, फॉरम जो है, उनको इंसुलेट करने की जरूरत है। और यदि वो है तो इंसुलेट करो, यदि नहीं है तो पहले डेडिकेटेड फॉरम बनाओ मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग के लिए। फिर आपका कोऑर्डिनेट करो, कोऑपरेट करो, कोलैबोरेट करो, ठीक है, तो ये चीज़ करने की जरूरत है वर्ल्ड हंगर से। और आपका जिससे क्या हो कि आपका जियो पॉलिटिक्स का जो स्पिल ओवर है ना उससे प्रोटेक्ट किया जा सके कंट्रीज को। इसके साथ में ग्लोबल गवर्नेंस है ना, उसके मॉडल्स को शिफ्ट करो, मतलब ग्लोबल गवर्नेंस को डाइवर्सिफाई करो। जो गवर्नेंस का सिस्टम है ना, ग्लोबल गवर्नेंस को डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स को उसमें जोड़ो। नॉन स्टेट एक्टर्स अपन का वो नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी वाला, वो बेनिफिट करते हैं अलग तरह के नॉन स्टेट, जैसे आपका एनजीओ है, आपका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हेल्प कर सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस को बनाए रखने में, एस्टेब्लिश करने के लिए न्यू इंटरेस्ट कोalition और पार्टनरशिप। जिससे क्या होगा, हमारा जो इंटर स्टेट राइवलरी है ना, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बीच में राइवलरी है, उसको पोटेंशियली हम बाईपास कर सकें, जो जीरो सम लॉजिक है उसको भी हम बाईपास कर सकें। इस साथ में हमें ओपन ट्रेड को मेंटेन करने की जरूरत है। यदि ट्रेड बैलेंस किसी का ज़्यादा सरप्लस में है, किसी का नेगेटिव में है, तो इससे क्या होता है ना कि कंट्रीज की डिपेंडेंसी हो जाती है, और उसको एज ए जो डिपेंडेंसी के फॉर्म में ही देखा जाता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ओपन ट्रेड को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, एक्सपोर्ट बैन को कम करने की जरूरत है, ट्रेड फाइनेंसिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, सप्लाई चेन को रीइंफोर्स करना पड़ेगा। और ये आपकी वाइटल है फूड प्राइस शॉक्स को आपके एड्रेस करने के लिए, कम करने के लिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस जो है, वॉर जैसी कंडीशंस है, ये बहुत आपकी अफेक्ट करती हैं। तो ये वे फॉरवर्ड है। साथ में आपका जो रिसाइकिल न्यूट्रिएंट के रिसाइकिल करने की इंटेंसिवली, उसको इंटेंसिफाई करने की जो एफर्ट्स हैं उनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड होता है उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है जो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो उसको रीयूटिलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और नेचर पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और नेचर पॉजिटिव सॉल्यूशन, जिसमें नेचर बेस्ड आपका एग्रीकल्चर हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका कंट्रीज जो है, फ्यू कंट्रीज जो प्रोड्यूस कर रही है उन पर डिपेंडेंसी घट जाए, और इसके साथ में आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो खुद चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाए, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ पाए, ताकि आपका जो जियोग्राफिकल, ग्लोबल जियोग्राफिकल यील्ड गैप कह सकते हैं आपकी, ग्लोबली जियोग्राफिकल जो आपका यील्ड गैप है, कोई कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, कोई सिर्फ इंपोर्ट कर रही है, तो उनका जो गैप है उसको ब्रिज कर सके। इसके साथ में आपका ग्लोबल शॉक्स जो है फूड सिक्योरिटी के, उनसे बचने के लिए रिजेलियंस क्रिएट हो सके, इसलिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक प्रोडक्शन हाउस की तरह इंक्रीज करने की, बनाने की जरूरत है। साथ में लास्ट आपका क्लाइमेट को जोड़ना ही है। क्लाइमेट रिजिलियंस में आपका क्या क्या जरूरी है, नई क्रॉप वेराइटीज़ है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है, और इस साथ में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, आपका डिसेमिनेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन का बढ़ना जो है, इनको आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपका फोकस हो सके लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट मेजर्स पे, जो कि आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बना सके, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, और आपके जो अभी डेटा था 1/10 लोग, 1/3 एडिकेट फूड, आधी कंट्रीज़, 15 करोड़ बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं, 2030 का टारगेट था 50% स्टंटिंग को कम करने का। तो ऐसा डेटा हमें याद रह जाए और अपना क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाए, वे फॉरवर्ड लिख सके, इंट्रोडक्शन लिख सके, चैलेंजेस 4 हमने याद ही कर लिए कौन कौन से, कन्फ्लिक्ट है, डिजास्टर है आपका, फिर उसकी क्लाइमेट चेंज है, और इनइक्वलिटी उसका रिजल्ट है, और आपका क्लाइमेट डिजास्टर में आप पैंडेमिक को भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है शायद, लेकिन आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया सोशल सिक्योरिटी का, आपका सोशल इश्यूज़ का, हंगर का, और यहाँ पे आईआर में भी जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन यदि इस एंगल से, डायमेंशन से पूछा जाता है तो हो सकता है। वो जो चीज़ हमने डिस्कस करने की बात करी थी वो हम डायस्पोरा में अभी कर लेंगे, जो कि कौन सा है अपना, मैं दिखा दूँ एक बार, लास्ट टाइम तो वैसे काफ़ी हो गया, चलो एक बार दिखा दूँ, कौन वो कल लास्ट वाली वीडियो मैंने दिखा दिया था, ठीक है, उसको हम डिस्कस ही कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डायस्पोरा वाला पार्ट छोटा होगा, तो लगभग आधे घंटे में हम वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके, अपनी कम्युनिटी बढ़ सके, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।